साल 1829 पंजाब की सूखी तपती जमीन पर एक अकेला यात्री धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। गर्म हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसकी नजरें एकटक सामने किसी अनदेखी चीज को खोज रही थीं। वो यात्री एक गोरा अंग्रेज था जिसने गांव वालों को अपना नाम चार्ल्स मैसी बताया। असल में वो व्यक्ति अपनी पहचान छुपा रहा था। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पूर्व सैनिक था, जेम्स लुइस, जो सब कुछ छोड़कर भाग निकला था। सत्ता की बंदिशों से आज़ादी पाने के बाद अब उसे इतिहास की गहराइयों में डूबने का नशा था। पिछले 2 सालों से वो भारत की धूल भरी सड़कों पर भटक रहा था, कभी खंडरों की ओर तो कभी मंदिरों के बीच, तो किसी वीरान किले की दीवारों में बीते युग की गूंज ढूंढता हुआ। और फिर उस दिन जब वो पंजाब के एक अनजाने इलाके से गुजर रहा था तो उसकी नज़र जमीन से थोड़े ऊपर उठे हुए एक अजीब से उभार पर ठहर गई। वो कोई आम टीला नहीं था। वो जगह बाकी जमीन से कुछ अलग महसूस हो रही थी, जैसे जमीन ने जानबूझकर किसी पुराने सच को छुपा रखा हो। जेम्स ने अपने कंधे से बैग उतारा और उस उभार के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मिट्टी हटाने लगी, मानो जमीन से वो कोई संवाद कर रहा हो। कुछ ही मिनटों में नीचे से एक ईंट निकली, लेकिन ये ईंट वैसी नहीं थी जैसी उसने अब तक देखी थी। उसका आकार इतना सटीक और समकोणीय था कि जैसे किसी आधुनिक मशीन से बनी हो। जेम्स की आंखों में एक चमक दौड़ गई। उसने खुदाई जारी रखी और कुछ और ईंटें सामने आने लगी। एक दीवार सी सामने बनने लगी थी, जैसे मानो वो कोई पुराना कमरा हो या किसी खोए हुए घर का निशान हो। और तभी उसे एक पत्थर की स्लैब दिखी। स्लैब पर कुछ खोदा हुआ था, जैसे एक रहस्यमय चित्र, और उसके ऊपर कुछ प्रतीक बने हुए थे। वो चित्र किसी जानवर का था, मगर ये जानवर जाना पहचाना बिल्कुल भी नहीं था। इसके माथे पर बस एक ही सींग था। जेम्स उसे देखकर सिहर उठा और उसके मुंह से निकला यूनिकॉर्न। लेकिन यूनिकॉर्न तो बस कल्पनाओं का हिस्सा होता है। उसने स्लैब को झाड़कर साफ किया और नीचे उसे कुछ और चिन्ह दिखे, जैसे कोई अज्ञात भाषा लिखी हो, कोई भूली हुई लिपि। वो वहीं जमीन पर बैठ गया और अपनी डायरी खोली और उसने उसमें लिखा, आज मैंने कुछ ऐसा छुआ है जो शायद किसी पूरी सभ्यता की धड़कन थी। ये दीवारें, ये चिन्ह, ये चित्र सब एक ऐसे राज की ओर इशारा कर रहे हैं जिसे अभी तक किसी ने समझा नहीं है। उसे ये नहीं पता था कि उस स्लैब के नीचे जो इतिहास छुपा है वो सिर्फ पुरानी ईंटों का ढेर नहीं, बल्कि एक पूरी दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया जो समय से बहुत आगे की थी और अब शायद वो फिर से सुने जाने को तैयार थी। जेम्स की खोज यहीं रुकने वाली नहीं थी। अगले कुछ दिनों तक उसने उसी जगह के आसपास डेरा डाल दिया। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो फिर से मिट्टी हटाने में जुट जाता और हर शाम उसके सामने कुछ नया उभर कर आता। धीरे धीरे वहां सिर्फ ईंटें नहीं बल्कि एक पूरा शहर सामने आने लगा। चौड़ी गलियां, दीवारों के खंडर, पत्थर के चबूतरे, और हर कोने से उठता हुआ सिर्फ एक ही सवाल, आखिर ये जगह थी क्या? वो जानता था कि ये कोई साधारण गांव नहीं था। यहाँ की बनावट में अनुशासन था, एक पैटर्न था, ऐसा जैसे वो सिर्फ किताबों में पढ़ा करता था यूनानी और मिस्र की सभ्यताओं के बारे में। लेकिन ये उनसे भी अलग थी। हर गली सीधी और समांतर थी, जैसे किसी आधुनिक शहर की योजना हो। कुछ घरों में छोटे छोटे कमरे थे और कुछ में गड्ढों जैसे बाथिंग टैंक, जिनमें पत्थर की पाइपें निकली हुई थीं। जेम्स की आंखें हर नई चीज पर रुकती और उसके भीतर का इतिहास प्रेमी चुपचाप चीख उठता कि इतनी उन्नत रचना आखिर हजारों साल पहले कैसे मुमकिन हो सकती थी। लेकिन जितनी तेजी से यह जगह खुल रही थी, उतनी ही गहराई से रहस्य भी बढ़ता जा रहा था। एक दिन खुदाई के दौरान उसे एक और पत्थर की सील मिली। इस बार उस पर एक बैल का चित्र बना था और उसके ऊपर वही अजीब प्रतीक था। वो चिन्ह अब उसे हर जगह मिल रहे थे, कभी किसी तांबे की प्लेट पर, तो कभी किसी छोटे पत्थर पर, तो कभी किसी टूटे घड़े के किनारे पर। वो भाषा हर जगह मौजूद थी, मगर उसकी समझ से बाहर। उस रात जेम्स देर रात तक जागता रहा। उसकी डायरी में अब दर्जनों स्केच थे, चिन्हों के, जानवरों के, ईंटों की माप के और शहर के नक्शे के। लेकिन सबसे ज्यादा जिस बात ने उसे बेचैन कर रखा था वो था एक सवाल, अगर ये लोग इतने उन्नत थे तो फिर वो कहाँ गए?
इतना व्यवस्थित शहर, इतनी विकसित तकनीक, इतना रहस्यमय लेखन और फिर पूरी सभ्यता जैसे अचानक से गायब हो गई हो। जेम्स के लिए यह अब सिर्फ एक ऐतिहासिक खोज नहीं रह गई थी, बल्कि यह एक अधूरी कहानी थी, एक ऐसी कहानी जिसे उसने खुद छोड़ा था और अब वो किसी भी कीमत पर इसका अंत जानना चाहता था। अगली सुबह जब जेम्स उठकर खुदाई की जगह पहुंचा तो सूरज की पहली किरणें उन दीवारों पर पड़ रही थीं जो कभी किसी के घर की बाहरी सीमाएं रही होंगी। पर वो घर साधारण नहीं थे। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई तो वैसे वैसे शहर की असल पहचान सामने आने लगी। हर घर में एक खास व्यवस्था थी, ईंटों से बनी दीवारें जिन्हें देखकर लगता था कि इन्हें किसी खास मापदंड पर बनाया गया है। कोई भी ईंट छोटी या बड़ी नहीं थी, सबकी लंबाई और चौड़ाई समान थी, एक जैसे आकार, एक जैसे कोने। और तभी जेम्स को एक और चीज दिखी। हर घर के भीतर पानी निकलने की व्यवस्था थी। एक जगह से पानी आता और दूसरी जगह से निकल जाता। उसने गौर किया कि गलियों में पत्थर की नालियां थीं, एक संगठित ड्रेनेज सिस्टम जैसा कि वो केवल आधुनिक शहरों में देखता आया था। उसके पैरों के नीचे की जमीन अब महज मिट्टी नहीं रही थी, वो एक सोच समझकर बनाए गए शहर की बुनियाद पर खड़ा था। उसे अब यकीन होने लगा था कि यह कोई खोया हुआ गांव नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित महानगर था और इसकी सभ्यता वक्त से बहुत आगे की थी। फिर उसे एक और चीज दिखी, रास्तों के किनारे बने चबूतरे जिनके पास पेड़ों के गड्ढे खुदे हुए थे, जैसे पैदल चलने वालों के लिए छाया की व्यवस्था हो। कुछ जगहों पर मिट्टी के दबे हुए कुएं भी मिले थे जिनसे साफ पानी आता था। जेम्स ने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसने खुद से पूछा कि ये कैसे संभव हो सकता है कि हजारों साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से जंगलों में थे, तब यहाँ इतना विकसित शहरी जीवन कैसे था। उसे जवाब नहीं मिला, लेकिन इस शहर ने उससे एक और रहस्य बांटने का फैसला कर लिया था। एक खुदाई के दौरान उसे कुछ छोटे छोटे पत्थर मिले जिन पर वही अजीब भाषा खुदी हुई थी, लेकिन इस बार हर पत्थर पर एक चित्र भी था, कोई जानवर, कोई पक्षी, कभी कभी एक रहस्यमयी आकृति। जेम्स ने उन्हें ध्यान से देखा। हर बार चिन्हों के नीचे कोई एक जानवर जरूर बना होता था, कोई बैल, कोई हाथी और सबसे ज्यादा बार वही एक सींग वाला प्राणी। क्या ये धार्मिक प्रतीक थे या इनका कोई और अर्थ था? उसने इन चिन्हों को अपनी डायरी में उतार लिया कि शायद किसी दिन कोई और इन्हें पढ़ सके। उसे अब यकीन हो गया था कि यह एक भाषा है, लेकिन ऐसी भाषा जो सिर्फ अक्षरों से नहीं, प्रतीकों से बनी थी। शब्द नहीं, शायद विचार। क्या हो अगर ये चिन्ह किसी शब्द को नहीं बल्कि किसी पूरी सोच को व्यक्त करते हों? ये भाषा अब एक पहेली बन चुकी थी और जेम्स उस पहेली के पहले गवाह। जेम्स की डायरी अब इतनी भर चुकी थी कि उसके पन्ने फैलने लगे थे। हर नए दिन के साथ चिन्हों के नए पैटर्न उभर रहे थे, नए चित्र सामने आ रहे थे, लेकिन उनका मतलब क्या था वो अब भी एक रहस्य बने हुए थे। एक दोपहर जब धूप कुछ कम थी और मिट्टी थोड़ी नरम, तो उस दिन उसने एक ऐसी स्लैब निकाली जो बाकी सबसे अलग थी। उस स्लैब पर ऊपर 5 छोटे चिन्ह थे और ठीक नीचे एक बड़ा जानवर, लेकिन ये कोई पहचाना हुआ प्राणी नहीं था। उसका चेहरा किसी सांड जैसा था, लेकिन सींग सिर्फ एक था और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसी उसने कभी नहीं देखी थीं। उस चित्र को देखते ही जेम की सांसें रुक गईं और उसने खुद से कहा कि ये तो वही प्राणी है जो मैं पहले भी कई बार देख चुका हूँ, लेकिन हर बार इसका चेहरा थोड़ा बदला हुआ क्यों लगता है। वो स्लैब को लेकर बैठ गया और एक एक चिन्ह का स्केच बनाने लगा। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि ये प्रतीक शब्दों की तरह नहीं बल्कि किसी कोड की तरह काम करते हैं। कुछ चिन्ह बार बार आते थे, लेकिन अलग अलग संदर्भों में। जैसे एक चिन्ह, एक छोटी सी मछली जैसी आकृति हमेशा पहले स्थान पर होती थी, और एक और चिन्ह, 2 समानांतर रेखाएं अक्सर मछली के बाद ही आती थीं। जेम्स अब पैटर्न समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर कोशिश अधूरी रह जाती। कभी एक चिन्ह के साथ 2 जानवर, तो कभी एक ही जानवर के साथ 4 अलग अलग चिन्ह। ये लोग क्या कहना चाहते थे? उसका दिमाग अब थकने लगा था, लेकिन दिल नहीं। शाम होते होते उसने महसूस किया कि ये सिर्फ भाषा नहीं थी, ये उनकी संस्कृति थी।
ये चिन्ह शायद उनके नाम नहीं बल्कि पहचान थे। व्यापार, धर्म, सत्ता, सम्मान। हो सकता है कि हर प्रतीक का एक खास उद्देश्य रहा होगा, पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये भाषा क्यों नहीं बची। और उसी सवाल के जवाब ने एक और रहस्य खोल दिया। जेम्स को बताया गया कि इसी इलाके में कुछ और खुदाई हो रही है, एक नदी के किनारे। वहां इंसानों के कई कंकाल मिले थे, कुछ सीधे लेटे हुए, कुछ एक दूसरे से चिपके हुए, जैसे किसी एक ही रात में कोई दुर्घटना हुई हो। वो तुरंत वहां पहुंचा। कंकालों की स्थिति विचलित कर देने वाली थी। कई के सिर के पास मिट्टी में टूटी हुई मिट्टी की मटकी के टुकड़े थे, कुछ के पास लोहे की जैसी कोई चीजें पड़ी थीं। उसने खामोशी से वहां खड़े होकर खुद से पूछा कि यहाँ क्या कोई युद्ध हुआ था, या कोई महामारी, या कोई ऐसा प्राकृतिक संकट जिसने सब कुछ एक ही बार में निगल लिया। कोई निशान नहीं मिला, कोई हथियार नहीं, कोई जलने के चिन्ह नहीं, बस कुछ कंकाल और ढेर सारी खामोशी, जैसे पूरा शहर एक ही झटके में थम गया हो। अब एक ही सवाल बाकी था, क्या इस सभ्यता का अंत अचानक हुआ, या उसने खुद को मिट्टी में दफन कर दिया ताकि फिर कभी कोई उसे जगाने की कोशिश न करे। कई हफ्ते बीत चुके थे। जेम्स लुइस अब उस रहस्य का हिस्सा बन चुका था जिसे उसने खुद भी पूरी तरह नहीं समझा था। उसके लिए वो खंडर अब सिर्फ पुरातत्व नहीं थे, वो एक दबी हुई चीख थे, एक अधूरी कहानी जो हर पत्थर, हर चिन्ह, हर टूटे बर्तन से गूंज रही थी। लेकिन समय आगे बढ़ चुका था, पूरी एक सदी बीत चुकी थी। जेम्स की डायरी किताबों में सिमट गई, वो पत्थर, वो चिन्ह म्यूजियम की दीवारों पर टंग गए। और फिर कुछ हुआ। साल 2016 हरियाणा के एक छोटे से गांव में कुछ खुदाई चल रही थी। वहां भी ईंटें मिली, लेकिन ये ईंटें सिंधु सभ्यता से पहले की थीं। मिट्टी में दबे कुछ कंकालों और बर्तनों की रेडियो कार्बन डेटिंग की गई और नतीजों ने इतिहासकारों को चौंका दिया। वो समय 7000 ईसा पूर्व का था, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता शायद 8000 साल पुरानी थी। इस खोज ने इतिहास की दिशा ही बदल दी। वो जो अब तक मिस्र और मेसोपोटामिया को सबसे पुराना मानते थे, उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि भारत की धरती पर सभ्यता ने सबसे पहले सांस ली थी। लेकिन यहीं पर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। नासा की मदद से कुछ भारतीय वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट इमेजिंग द्वारा थार रेगिस्तान के नीचे एक सूखी हुई नदी की रेखा खोजी। उस नदी का नाम है सरस्वती। वो नदी जिसे अब तक सिर्फ पौराणिक माना जाता था, अब वो भूगोल में दर्ज हो रही थी। और सरस्वती नदी के किनारे किनारे फैले थे वही 1400 से ज्यादा प्राचीन स्थल, जिनमें से 900 भारत में थे। हर स्थल पर वही चिन्ह, वही सील, वही पत्थर की कहानी। अब ये साफ हो चुका था कि ये कोई सीमित क्षेत्र नहीं था, ये एक पूरा महासांस्कृतिक नेटवर्क था। एक विशाल सभ्यता जो नदियों के किनारे पनपी और उन्हीं के साथ शायद खत्म भी हो गई। लेकिन सवाल अब भी वही था, इस सब का अंत कैसे हुआ? इतनी उन्नत तकनीक, इतने संगठित शहर, इतने सांस्कृतिक प्रतीक, फिर भी सब अचानक से कैसे गायब हो गया? यहाँ विज्ञान भी चुप था। कुछ कहते हैं सरस्वती नदी सूख गई थी, कुछ मानते हैं कि भूकंपों ने शहरों को नष्ट कर दिया, कुछ मानते हैं कि आर्यों का आगमन हुआ, मगर कोई भी उत्तर पूरा नहीं था। क्योंकि आज भी हर खुदाई में कुछ ऐसा निकलता है जो पिछले उत्तरों को झूठा साबित कर देता है, जैसे कि वो सभ्यता खुद चाहती हो कि तुम मुझे पूरी तरह कभी समझ नहीं पाओगे। साल 1984 राजस्थान के एक सूखे इलाके में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की एक टीम खुदाई कर रही थी। वहां एक छोटा सा टीला था जिसे पहले मामूली समझा गया, लेकिन जमीन खोदते ही जो निकला उसने पूरी टीम को चौंका दिया। कांच जैसा चिकना पत्थर, उसकी सतह पर उभरे हुए चिन्ह और उन्हीं के बीच दबा हुआ एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा अब भी बंद था। जब उसे सावधानी से खोला गया तो उसके अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी, चमड़े के कवर वाली, किनारों से जली हुई। उस डायरी पर कोई नाम नहीं था, बस अंदर के पहले पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अगर तुमने ये पढ़ा है तो शायद मैं अब जिंदा नहीं हूँ। वो डायरी लिखी गई थी एक पुरातत्वविद द्वारा जो सालों से सिंधु सभ्यता पर काम कर रहा था। उसकी भाषा साफ थी, मगर उसमें बेचैनी थी, डर और उत्तेजना दोनों।
पन्ना दर पन्ना वो डायरी जैसे किसी और ही दुनिया की कहानी कहती थी। उस डायरी में लिखा था कि मैंने एक ऐसी जगह देखी है जहाँ चिन्ह बोलते हैं, जहाँ पत्थर अपनी आंखें खोलते हैं। ये जगह सच है, मगर इसे समझना इंसान की सोच से परे है। उसमें लिखा था कि खुदाई के दौरान उसकी टीम को एक अजीब सी सुरंग मिली थी, बहुत ही गहराई में। वो मिट्टी और पत्थर के नीचे छिपी थी। वो सुरंग बाकियों से अलग थी। उसकी दीवार पर न सिर्फ चिन्ह खुदे थे, बल्कि उन्हें किसी अजीब से लेप से चमकाया गया था, जैसे वो चमक खुद मिट्टी से निकल रही हो। डायरी में लिखा था कि उस सुरंग के आखिरी छोर पर एक चौकोर कमरा था। वहां एक विशाल पत्थर की स्लैब थी, इतनी भारी कि उसे हिलाना भी मुश्किल था। उस स्लैब पर जो चित्र बना था वो बाकी सभ्यता से बिल्कुल अलग था। एक गोला, उसके चारों ओर 7 आकृतियां और बीच में एक खाली घेरा। मैं नहीं जानता कि इसका क्या अर्थ है, लेकिन जब मैंने उस पर हाथ रखा तो मुझे कुछ महसूस हुआ, जैसे किसी ने मेरी हथेली में कोई कंपन भेजी हो, जैसे कोई चेतावनी। डायरी का आखिरी पन्ना अचानक बीच में ही खत्म हो जाता है। डायरी में लिखा था कि अगर ये मेरी आखिरी एंट्री है तो शायद मुझे वो चीज मिल गई है जिसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए था। इसके बाद कोई नाम, कोई दस्तावेज, कोई रिपोर्ट नहीं। वो पुरातत्वविद कभी नहीं मिला। टीम का कहना था कि वो लापता हो गया, लेकिन डायरी उसके आखिरी शब्दों को दोहरा रही थी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां सच, इतिहास और कल्पना की सीमाएं एक दूसरे में घुलने लगी थीं। सवाल अब सिर्फ सभ्यता के अंत का नहीं था। अब सवाल ये था कि क्या हमने उस सभ्यता को कभी पूरी तरह समझा भी, या वो अभी भी हमारे आसपास मौजूद है, बस समझ के बाहर। डायरी की आखिरी पंक्ति अब भी भारतीय पुरातत्व विभाग की फाइलों में दर्ज है। मुझे वो चीज मिल गई है जिसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि क्यों नहीं छोड़ना चाहिए था। उस सुरंग की फिर कभी खुदाई नहीं हुई। सरकारी रिपोर्ट में उसे अस्थायी रूप से बंद घोषित कर दिया गया, लेकिन जो वहां था वो अब बाहर नहीं आया, या शायद वो हमेशा से ही बाहर था। लेकिन अब जब आधुनिक तकनीक हर साल नई परतें खोल रही है, तो हर खोज एक नई चीख बनती जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब उन रहस्यमय चिन्हों को पढ़ने की कोशिश कर रही है। पैटर्न्स खोजे जा रहे हैं। मशीनें भाषा को डिकोड करने लगी हैं, और जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। एक कोड जो समय की दिशा को दर्शाता है, एक चिन्ह जो मौसम परिवर्तन को दर्शाता है, एक पैटर्न जो बार बार आगाह करता है कि जब पानी रुकता है तो सभ्यता भी रुक जाती है। क्या ये सभ्यता हमें चेतावनी देने की कोशिश कर रही थी? क्या वो जानते थे कि नदियां सूख सकती हैं? अब आप खुद सोचिए, सिंधु घाटी के पास नदियां सूख गईं, उनका लेखन विलुप्त हो गया, सभ्यता बिखर गई, और आज हमारी नदियां सिकुड़ रही हैं। मौसम का चक्र टूट चुका है, शहर फैल रहे हैं और मनुष्य सिकुड़ रहा है। हमारे पास तकनीक है पर भाषा खो चुकी है। हमारे पास जानकारी है पर समझ नहीं। हम सभ्यता के चरम पर हैं, और फिर भी एक खोए हुए शहर की परछाई हमारे कदमों के पास सरक रही है। क्या हम भी वही दोहरा रहे हैं जो उन्होंने किया था? तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।